जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिल से हिस्ट्री। और दिल से हिस्ट्री देखने वालों के लिए आज एक नया जो है वो चैप्टर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, नया टॉपिक। जैसे कि मैंने पिछली बारी कहा था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बाद हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी जर्मन नेशनलिज्म, द राइज ऑफ प्रशिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी बात करेंगे। It is very interesting chapter, as we can see that German Confederation and nation states. The theory of nation state is very interesting. Actually, the thing is that when you talk about nationalism, it is a very you can say it is very good feeling for us. नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है? तो बड़ी अच्छी फीलिंग है राष्ट्रवाद की, लेकिन इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। राष्ट्रवाद को कट्टरता से जोड़ा जाता है। जैसे आप जनरल हम बात करते हैं कि हम नहीं बुरे, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, ऐसी बात करते हैं। जब वैसे हम एक और कहावत इसमें आती है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखया कोई मिलया कोई, जो मन झांक्यो आपनो मुझसे बुरा ना कोई। सो यहाँ क्या बात है कि जो इंडिया की फ़िलॉसफ़ी है वो डिफरेंट है। हमारी जो अप्रोच है, नेशनलिस्ट अप्रोच है, वो डिफरेंट है। अगर आप हमारी नेशनल मूवमेंट देखें तो आपको पता लगेगा कि हम बहुत सालों तक ये चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिश चले जाएँ यहाँ से। और हम कहते थे स्टेट विद इन स्टेट, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, अधिराज चाहिए। आपके अंडर हम काम करते रहें, दैट इज़ ओके फॉर अस। सो लेकिन नेशन स्टेट की अप्रोच क्या है, यहाँ नेशन स्टेट क्या कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, वो इसको डिटेल में हम जो है इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनलिज्म, nationalists, people who believe that people of a single nationality should be one government। वो जो लोग सिंगल राष्ट्र, एक एकल राष्ट्र के हैं, उनकी एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उनकी सरकारें नहीं होनी चाहिए। और जब और आगे बढ़ते हैं तो गोल ऑफ नेशनलिस्ट क्या है? क्रिएट अ नेशन स्टेट, एक राष्ट्र की स्थापना करनी। अब राष्ट्र की जो शब्द हम राष्ट्र यूज़ करते हैं, इसकी महत्ता बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका अर्थ हर कोई डिफरेंट, उसके जो एस्पेक्ट हैं और जो लोग सोचते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो है माध्यम से, या उनकी सोचने का नज़रिया डिफरेंट है। सो इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा जो है हम करेंगे। बॉन्ड्स दैट क्रिएट अ नेशन स्टेट, कैसे नेशन स्टेट क्रिएट हो सकती है? नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता, भाषा, आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका इतिहास एंड आपकी इलाका, टेरिटरी जो है, उससे आप एक नेशन स्टेट जो है वो बना सकते हैं। अर्ली 1800 जर्मन स्पीकिंग पीपल लिव्ड इन स्मॉल स्टेट्स एंड प्रशिया एंड ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। इसको हम मैप के माध्यम से करेंगे। मैं आपको मैप जो है वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वी हैव अ मैप ऑफ यूरोप। एंड इसमें जैसा कि आपने इटली का पिछले हमारे जो वीडियो में देखा है इटली के बारे में, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम जर्मनी के बारे में। एज यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से, मैं जूम करता हूँ, आप पढ़ें। वेट फॉर अ मिनट। या द जर्मन कन्फेडरेशन वॉज मेड अप ऑफ द लेसर जर्मन स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ रशिया एंड द ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो आप यहाँ बाउंड्री देख रहे हैं, अगर इफ़ यू कैन सी, मैं आपको दिखाऊं, ये जो है सारी बाउंड्री है, आप देख पा रहे हैं। ये है जर्मन स्टेट्स जो हैं। इसमें कुछ प्रशिया का भाग होगा, कुछ लेसर जर्मन स्टेट्स होंगी और कुछ ऑस्ट्रिया का भाग है। इसमें मिलकर ये एक जर्मनी बनेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमने इटली की बात की थी। ये देखिए, ये इटली आपके स्क्रीन के ऊपर आप यू कैन सी, ये इटली वाला पार्ट है, आप देख पा रहे हैं। सो इसको अब थ्योरी से आगे समझते हैं। आप, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये देखिए, यूरोप है, इसमें ये ग्रीन फ्रांस है, ये मैड्रिड स्पेन राजधानी, ये पोर्तुगल है, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट, ये यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, और इधर रशिया आ जाएगा, ऑटोमन एम्पायर आ गया। तो इस तरीके से हम जो है इसको आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि जर्मन स्पीकिंग पीपल, यानी जो स्मॉल स्टेट्स थी, लेसर जर्मन स्टेट्स, रशिया और ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर की जो इलाके हैं, उसको मिला के हम बनाएंगे कंप्लीट जर्मनी। नेपोलियन रेडेड जर्मनी।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेपोलियन ने जर्मन पर अटैक किया, जर्मन स्पीकिंग लैंड्स पर अटैक किया, और आप ये कह सकते हैं एंड अनेक्स्ड लैंड अलोंग द राइन रिवर फॉर फ्रांस। फ्रांस के लिए राइन रिवर के, राइन नदी के साथ लगते इलाके जो हैं उसने जीत ली। और जी दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसे नेपोलियन ने होली रोमन एम्पायर का जो है वो उसे ख़त्म कर दिया और एक राइन कन्फेडरेशन की स्थापना की। अब इसको थोड़ी डिटेल से समझते हैं। अब जर्मनी के एकीकरण के लिए कई आरंभिक यत्न भी किए गए। फॉर एग्जांपल 1799 1789 जो है, जिसे हिंदी में हम नवासी कह देते हैं, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय मध्य यूरोप में एक विशाल साम्राज्य कायम था जिसे पवित्र रोमन साम्राज्य यानी होली रोमन एम्पायर कहा जाता है। इसमें 360 छोटे बड़े जर्मन राज्य शामिल थे। जैसे उसमें कुछ प्रसिद्ध, कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे। हम जब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की, तो उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ राज्य थे वो थे ऑस्ट्रिया, प्रशिया, सैक्सनी, होनोवर, ब्रंसविक, मैक्लिनबर्ग, बेवेरिया, वोर्टमबर्ग, बेडन, हेसे, ऐसे बहुत से राज्य जो शामिल थे। ऑलमोस्ट सारे राज्यों के जो शासक थे वो स्वतंत्र थे। परंतु 15वीं सदी में प्रचलित परंपरा के अनुसार ऑस्ट्रिया के जो राज्य थे, उनका जो मुखिया था ऑस्ट्रिया के राज्य का, वही इस साम्राज्य का मुखिया माना, यानी होली रोमन एम्पायर का मुखिया माना जाता था। साम्राज्य की एक संस्था भी होती थी जिसे डाइट कहा जाता था। तो ये जो संस्था थी, ये एक इसमें सभी जर्मन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होते थे। तो एक इनकी संस्था थी डाइट, जिसे कहा जाता था। 1789 की रेवोल्यूशन से प्रभावित हुआ जर्मनी, ये जो जर्मन संघ था। और उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेपोलियन ने जो है वो होली रोमन एम्पायर का अंत किया और उसकी जगह राइन का संघ यानी राइन कन्फेडरेशन कन्फेडरेशन ऑफ राइन का जो है एक संघ स्थापित किया। इसमें ऑस्ट्रिया और प्रशिया को छोड़कर 16 जर्मन राज्य शामिल हो गए। ये जर्मनी के एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। आपको पता है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि जो है नेपोलियन है, उसने क्या किया, सभी फूलों को, सभी राज्यों को एक धागे में पिरो दिया। उसके हमलों से बहुत सारे जैसे इटली और जर्मनी दोनों के मार्ग खुले एकीकरण के। अगर क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग भी तभी लोगों में आई। अगर लोग नेशनलिस्ट अप्रोच लोगों में अगर उन्होंने फॉलो किया, तो बिकॉज ऑफ यू कैन से नेपोलियन की ये कंट्रीब्यूशन है, नेपोलियन की ये देन है, लेगेसी है जो हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। और 1815 में जब कांग्रेस ऑफ वियना हम देख रहे हैं, तो जर्मन्स कॉल्ड फॉर अ यूनिफाइड जर्मनी बट ऑस्ट्रियन प्रिंस क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, जो आपको पता है कि वियना कांग्रेस का जो मुख्य प्रतिनिधि, मुख्य हस्ती वियना कांग्रेस की, वो प्रिंस वहाँ के और चांसलर मेटरनिक जो है वो वहाँ के थे। So he said that they would have to dismantle all the German governments from each state. तो उसने कहा कि क्योंकि ये नेपोलियन ने इस्टेब्लिश किया था, ये जर्मन जो है गवर्नमेंट्स, हम ईच स्टेट से, हर स्टेट से इसको ख़त्म कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे। सो क्रिएटेड द जर्मन कन्फेडरेशन विच वॉज अ वीक अलायंस हेडेड बाय ऑस्ट्रिया। उसने एक जर्मन कन्फेडरेशन की स्थापना तो की, संघ की स्थापना तो की, परंतु वो ऑस्ट्रिया के अधीन एक बहुत ही वीक, बहुत ही कमज़ोर जो है वो शासन बना या संघ बना। अब नेपोलियन के जो अत्याचार थे, उन्होंने लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना तो पैदा की, जिससे नेशन स्टेट की बारी आई। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं मेटरनिक की, तो मेटरनिक ने जो है जर्मन कन्फेडरेशन, अब इसको डिटेल में हम बात करें तो उसने क्या किया, जैसे मैंने पहले बताया कि 360 राज्य थे। तो जब इसने दोबारा जर्मन कन्फेडरेशन बनाई तो उसमें उनको इकट्ठा करके इसने बड़ा कर दिया और सिर्फ 38 राज्यों में उन 360 को डिवाइड कर दिया। तो 38 यानी अब एक तो आप ये देखें, यूनिफिकेशन के लिए आसान हो गया, क्योंकि 360 को मिलाना और 38 को मिलाना, ये कौन सी चीज़ जो है बढ़िया होगी, कौन सी चीज़ इजी होगी, तो 38 राज्यों को मिलाना है। और इस 38 राज्यों के समूह को जर्मन कन्फेडरेशन का नाम दिया गया।
1817 में, 1817 में, आपको पता है ये ऊपर लिखा है कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में हुई। 1817 में हेसे होमबर्ग ये राज भी शामिल हो गया, तो इसके कुल मेंबरों की संख्या जो है वो 39 यानी 39 हो गई। और इस संघ की एक संघीय संस्था भी बनाई गई, फेडरल संस्था भी बनाई गई, इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया जिसे फेडरल डाइट कहा जाता है। अब डाइट तो आपको मैंने पहले बताया, इन राज्यों का जो प्रतिनिधि बैठते हैं, एक समूह जो है प्रतिनिधियों, जहाँ जहाँ प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं उसको डाइट कहा जाता है। ये फ्रैंकफर्ट में स्थापित की गई, जिसका स्थायी जो है प्रेसिडेंट, प्रधान जो थे मुख्य, वो कौन थे, वो ऑस्ट्रिया को बनाया गया। पर ये एक हम कह सकते हैं कामयाब नहीं हुई संस्था, क्योंकि इसके जितने भी प्रतिनिधि थे वो ऑलमोस्ट सभी जो स्वार्थी थे, सेल्फिश थे, तो ये कामयाब नहीं हो सकी। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेटरनिक की बात हम कर रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो मेटरनिक जो था वो बहुत रिप्रेसिव जो है मेजर्स अपना रहा था, जो मूवमेंट्स जर्मन राज्य को एक करने के लिए की जा रही थी। 1815 के बाद जर्मनी में बहुत सारे विद्वानों और प्रोफेसर्स जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसमें डेलमेन, रोटेक, वेल्कर, ग्रिम और मोहल और ऐसे बहुत सारे नाम जो हैं हमें मिलते हैं। और ये सारे जो क्रांतिकारी विचारों वाले प्रोफेसर थे, इन्हें हम पॉलिटिकल प्रोफेसर भी कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने क्रांतिकारी संघ बनाने शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नए विचारों की जननी मानी जाती हैं, और उसमें हमें बहुत सारे जो है क्रांतिकारी दल, राष्ट्रीय आंदोलन चला, क्रांतिकारी दल बने। इसी तरह 1815 में जैना यूनिवर्सिटी ने के विद्यार्थियों ने एक संस्था बनाई, एक संघ बनाया, जिसे बर्शन चेफ्ट कहते हैं, बर्शन चेफ्ट। तो बर्शन्स चेफ्ट आगे इसमें भी शायद वीडियो में भी हम बात करेंगे उसकी। तो मार्च 1819 में जैना बर्शन्स चेफ्ट के एक विद्यार्थी मेंबर ने, जिसका नाम था कार्ल सैंड, उसने कोत जेब्यू नामक एक रूसी साहित्यकार और नाटककार को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसने अपनी जो है लिखतों के माध्यम से जो है वो उदारवाद का विरोध किया था, और इसी कारण उसका जो है मर्डर, उसका कत्ल कर दिया गया, और इससे हालात बिगड़ने शुरू हो गए। मेटरनिक ने अगस्त 1819 में, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप मैप देख ही चुके हैं, और ये इस पे आने से पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं कि मेटरनिक ने 1819 में कार्लसाबाद में, जगह का नाम है कार्लसाबाद, उसमें एक गुप्त सभा बुलाई, सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें 9 जर्मन राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और 1819 सितंबर में खालसाबाद आदेश पास किए गए। एक छोटा क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों के सामने आ जाता है, खालसाबाद आदेश। तो बेसिकली खालसाबाद आदेश क्या थे कि एक रिप्रेसिव मेजर्स अपनाने के लिए मेटरनिक ने ये मीटिंग बुलाई थी अगस्त में 1819 में, और सितंबर में खालसाबाद आदेश पास हुए जो बहुत रिप्रेसिव थे, यानी मूवमेंट्स को दबा दो, ख़त्म कर दो लोगों को। तो इसके कारण जो है हालात बिगड़ गए। 1830 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जैसा कि आपको पता है 3 फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई हैं, 1789, 1830 एंड 1848। तो 1830 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो इसमें क्या चेंजेस आए? इसमें क्या हुआ कि बुर्बो डायनेस्टी का जो जैसा कि हमने कहा था कि वियना की कांग्रेस के बाद दोबारा बुर्बो डायनेस्टी का राज स्थापित कर दिया गया था। तो बुर्बो डायनेस्टी के जो शासक थे चार्ल्स 10वां, उसको हटाकर गद्दी से ऑर्लियंस वंश के लुइस फिलिप को जो गद्दी पर बैठा दिया गया, और इस प्रकार कुछ सारे इलाकों में नए संविधान भी लागू किए गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1862 ओटो वॉन बिस्मार्क, इनकी बात करने से पहले एक और ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वरिन यानी इकोनॉमिक यूनिटी। ये बहुत बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ज़ोल्वरिन क्या है? तो ज़ोल्वरिन एक इकोनॉमिक यूनिटी लाने के लिए एक तरह का नया तरीका, नया माध्यम खोजा गया। केवल प्रशिया में ही
7 टाइप्स ऑफ चुंगी ऑक्ट्री जो है वो सिस्टम थे। 1818 में यानी 1818 ईस्वी में जो है मासेन के यत्नों के फलस्वरूप क्या हुआ कि एक कानून पास हुआ और जिसके मुताबिक सारे जो हैं वो चुंगी घरों का अंत कर दिया गया और फ्री ट्रेड स्टेब्लिश किया गया। रशिया के वित्त मंत्री मोट्स और उसके बाद मैसन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और दूसरे जर्मन राज्यों ने स्वतंत्र व्यापार कायम करने संबंधी जो है वो आपस में जो है बातचीत शुरू कर दी। इन जनवरी 1834 में ज़ोल्वरीन जहाँ हम कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं जर्मन चुंगी संघ की स्थापना की गई। इसमें 18 जर्मन राज्य शामिल हुए बट इसमें ऑस्ट्रिया शामिल नहीं हुआ। तो इस तरीके से ज़ोल्वरिन ने क्या किया, सब राज्यों को इकोनॉमिकली यूनाइट किया। अगर इसमें 18 आउट ऑफ 39 18 जो हैं इसमें शामिल हो गए हैं तो इट मीन्स ये बड़ी महत्वपूर्ण एक उपलब्धि थी उस समय की। फिर हुई 1848 आता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, तीसरी फ्रेंच रेवोल्यूशन इसकी बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो ओरलियंस वंश के लुइस फिलिप को गद्दी पर बिठाया था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, अंत कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना जो है वो की गई। रिपब्लिक जो है ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना की गई और डिफरेंट जर्मन राज्यों में देखते हुए क्रांतियाँ आरंभ हो गई। ऑस्ट्रिया में भी डिफरेंट इलाकों में जर्मन एकीकरण के लिए जो हैं हमें क्रांतियाँ देखने को मिलती हैं। 13 मार्च को वियना में जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भयानक एक विद्रोह किया गया और उस दिन शाम को मेटरनिक अपना इस्तीफ़ा देकर इंग्लैंड की तरफ दौड़ गया। तो इस प्रकार मेटरनिक का जो है वो हमें खात्मा हमें दिखता है। और आगे बढ़ते हैं तो 1862 की बात अगर करें तो उससे पहले कुछ और एक दो बातें आपको बतानी ज़रूरी हैं कि 15 मार्च को ऑस्ट्रिया के सम्राट ने लोकतंत्री संविधान का निर्माण करने का वचन दे दिया और एक संविधान सभा भी बुलाई। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड जर्मन एकीकरण की योजना। 31 मार्च 1848 को डिफरेंट जर्मन रियासतों में उदारवादी जो लोग थे, जो लीडर्स थे, उनके 521 प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट में एक सभा बुलाई जिसमें जिसे प्री पार्लियामेंट और वॉर पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और 1 मई 1848 को चुनाव हुए और 18 मई को राष्ट्रीय सभा का जो है वो निर्माण किया गया। इसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता है जिसके कुल मेंबर 585 थे। उसके बाद आता है बिस्मार्क। हमारी पिक्चर में एक ऐसा जगलर, एक ऐसा जादूगर आता है जो अगर इतिहास में आपने पॉलिटिशियंस के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इससे बड़ा पॉलिटिशियन आपको शायद कम ही देखने को मिले। मतलब वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन एवर यू कैन से बिस्मार्क वॉज। ये प्रशिया का प्राइम मिनिस्टर था हु बिकेम द चांसलर और ट्रांसफॉर्म्ड जर्मनी फ्रॉम अ लूज कन्फेडरेशन ऑफ सेपरेट स्टेट्स इनटू अ पावरफुल एम्पायर। अगर जर्मनी को एकीकृत करने में किसी का सबसे ज़्यादा योगदान है तो हम अगर कुछ लोगों की बात करें तो उसमें हम नाम लेते हैं बिस्मार्क की, ओटो वॉन बिस्मार्क। इसमें आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं। एक है किंग विलहेल्म फर्स्ट, किसे किंग विलियम फर्स्ट भी हम कहते हैं। दूसरे हैं प्राइम मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। आप ये पिक्चर दोनों देख पा रहे हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। इसमें जो बिस्मार्क आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शख्सियत है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओटो वॉन बिस्मार्क, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया फ्रॉम 1862 टू 1890। 1862 से 1890 तक ये प्रशिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रहे। द आयरन चांसलर, इन्हें आयरन चांसलर भी कहा जाता है। जैसे हम सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसी तरह इन्हें भी आयरन चांसलर कहा जाता है। दोनों ने काम भी ऑलमोस्ट सेम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत देश को एक किया
और यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की, और इन्होंने उससे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, जिसे हम ओटो वन बिस्मार्क कहते हैं। The less people know about how laws and sausages are made, the better they will sleep at night. So ये इनकी खूबी थी। आगे बढ़ते हैं आयरन चांसलर के बारे में। Bismarck wanted to keep France isolated and build strong links with the Austrian Prussia. बिस्मार्क एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने यूरोप में गुप्त संधियों की, सीक्रेट अलाइंसेस की एक नई ब्यार ला दी। और आप देख सकते हैं कि अगर विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध का अगर एक कारण हम इसको माने तो ये गलत नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण कारण था कि पूरे यूरोप में गुप्त संधियां यानी सीक्रेट अलाइंसेस सिस्टम जो चला वो बिस्मार्क की देन है। ये फ्रांस को आइसोलेट करना चाहते थे, फ्रांस को अलग रखना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने दूसरे राज्यों से संधि करनी शुरू कर दी अगेंस्ट फ्रांस। तो ये इनकी खासियत थी। और रियल पॉलिटिक, बिस्मार्क यूज द थ्योरी ऑफ रियल पॉलिटिक टू कीप पावर। इसमें आप देख रहे हैं क्या फ़र्क है, पॉलिटिक्स ऑफ रियलिटी। तो इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो रियलिटी की पॉलिटिक्स थी, सपने नहीं थे, असली में थी। टफ पावर पॉलिटिक्स, नो रूम फॉर आइडियलिज्म। तो इसमें कोई जगह नहीं है आइडियलिज्म के लिए। नॉट एन एम्परर, यू कैन सी, थिंक अबाउट इट, डू वी यूज रियल पॉलिटिक टुडे? सो असली आज हमारी जो राजनीति है वो सपनों की तरफ जा रही है। हम ये फ्री देंगे, हम ये करेंगे, हम ये वो करेंगे, रियल पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसने जो बात की वो पॉलिटिक्स ऑफ रियलिटी की बात की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करने के लिए हमारा जो है बहुत काम हमें आएगा। सो वॉर की बात करें, बिस्मार्क बिल्ट द मिलिट्री इन होप्स ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज। तो जिस देश की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगी तो नेचुरली फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर विदेशों से बात कर सकता है। जो खुद ही कमज़ोर है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखता, उसको दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन पर बात करनी पड़ती है। तो बिस्मार्क ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया से अलाइंस किया और इनकी जो है वो लड़ाई हुई सबसे पहले, जिसे हम कहते हैं डेनमार्क के साथ। तो डेनमार्क के साथ जो लड़ाई हुई वो हुई 1864 में। जैसे आप इन्वेड डेनमार्क एंड डिवाइड द लैंड, 1864 में डेनमार्क के साथ लड़ाई हुई। उस समय इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ संधि की हुई थी, दोनों ने मिलकर, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क से लड़ाई की। तो इसमें प्रशिया को क्या प्राप्त हुआ? प्रशिया को प्राप्त हुआ श्लेस्विग का एरिया और ऑस्ट्रिया को होलिस्टीन का एरिया प्राप्त हुआ। और इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण संधि हुई। देखिए ब्रीफ फाइट है, 3 मंथ्स चली। डेनमार्क गिव्स अप श्लेस्विग एंड होलिस्टीन। श्लेस्विग जो है वो प्राप्त हुआ प्रशिया को और होलिस्टीन जो प्राप्त हुआ वो जो है ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। इसमें ये कुछ वॉर के सीन्स हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और वॉर, सो आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं एक छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए इसमें बनता था, जो हम इसमें पीपीटी में आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैं बताता हूं। वो है 14 अगस्त 1865, 1865 में एक संधि हुई जिसे हम ट्रीटी ऑफ गेस्टीन कहते हैं। ठीक है जी, इसे हम ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच जो है एक संधि हम देख रहे हैं, इसे ट्रीटी ऑफ गेस्टीन कहते हैं, जिसके मुताबिक इन्हें जो है 2 इलाके इन्होंने आपस में बांट लिए। और फिर आता है 1866, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1866। तो ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर हुई। तो अभी ऑस्ट्रिया और प्रशिया दोनों मिल के लड़े थे 2 साल पहले डेनमार्क से, लेकिन अभी इन आपस में वॉर हो गई। प्रशिया मेड अप एन एक्सक्यूज टू इन्वेड, lasted 7 weeks and प्रशिया टुक कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। इसका जो है एक बहाना बनाकर और बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पर अटैक कर दिया। 7 हफ्ते ये लड़ाई चली और इसे 7 वीक्स वॉर भी कहा जाता है। तो इसमें इनकी बाद में एक संधि हुई 23 अगस्त 1866, 1866 में, जिसे ट्रीटी ऑफ पराग कहते हैं। इस संधि के अनुसार जो है इटली को वेनेशिया प्राप्त हुआ एंड प्रशिया को होनोवर, हेसे कैसल, नासो, श्लेस्विग एंड होलिस्टीन और इसके अलावा फ्रैंकफर्ट के प्रदेश भी प्राप्त हुए। तो बहुत सारे इलाके जो हैं उसने इसमें से प्रशिया ने हासिल कर लिए। प्रशियन एडवांटेजेस आप देख रहे हैं, रेल रोड्स, बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, टेलीग्राफ्स, बेटर कम्युनिकेशन, मॉडर्न वेपनरी, बेटर आर्मी की थी। सो 1870
तीसरी वॉर की जो देखते हैं हम, इससे पहले हम तीसरी वॉर देखें, हम ये बात करते हैं कि 1867 में 1867 में नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया क्रिएट की गई, यानी उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना की गई प्रशिया के प्रभाव के अधीन। 1870 में हम देखते हैं फ्रांस और प्रशिया में युद्ध हो गया। नेपोलियन थर्ड जो उस समय फ्रांस के जो है गद्दी पर थे, होप्ड के टू मास्क प्रॉब्लम्स एट होम विद द मिलिट्री डिफीट। Bismarck edited a telegram between King William I and a French ambassador, seeming that William insulted Frenchmen and Napoleon invaded, but France was defeated in weeks. कुछ हफ्तों में फ्रांस जो है वो हार गया। 1 मई 1871, उससे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स, आप इन पिक्चर्स देखें, मैं आपको बताता हूँ। 1 मई 1871 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी फ्रांस को, जिसके अनुसार फ्रांस ने भारी धनराशि के अलावा 2 महत्वपूर्ण प्रदेश अल्सेस एंड लोरेन, मैं रिपीट करता हूँ, अल्सेस एंड लोरेन, ये प्रदेश जो हैं वो प्रशिया को सौंप दिए। दक्षिणी रियासतों का जर्मन संघ में शामिल होना, तो जो हमने जैसे नॉर्दर्न अलायंस पहले आपको बताया है, नॉर्दर्न रियासतें जो जर्मन कन्फेडरेशन बना, उसमें अब सदर्न जो स्टेट्स हैं वो भी शामिल हो गई। और अल्टीमेटली आपने ये देखी पिक्चर्स, और सदर्न जर्मन स्टेट्स एंड नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स कन्फेडरेशन कन्विंस्ड विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया टू टेक द टाइटल ऑफ केसर एंड कॉल्ड दिस द सेकेंड रीच। तो इस प्रकार विलियम फर्स्ट जो है वो किंग बने। 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 18th of Jan 1871, हॉल ऑफ मिरर्स। अगर आपने फ्रांस के बारे में पढ़ा हो तो वर्साई के महलों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। पैलेस ऑफ वर्सेल्स, वर्साई के महलों में हॉल ऑफ मिरर्स में विलियम फर्स्ट पहले जर्मन किंग एम्परर के रूप में उन्होंने जो है वो गद्दी पर बैठे। और आप जानते हैं कि इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए फ्रांस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी थी। और जो बीज हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, वो इसी समय सीक्रेट अलायंसेस की वजह से और इस हार की वजह से बीज दिए गए थे। और आने वाले 40 सालों में आप देखेंगे, 40 और 42-43 सालों में, 43 ईयर्स में, 1914 में यानी 1914 में पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बीज जो हैं वो पहले ही बीजे जा चुके हैं। सो बिस्मार्क राइट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप देखते हैं। 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस बनाए गए, एक थे बन डेजरेट एंड दूसरा रीचटेग, जर्मन लैंग्वेज में है। जो बन डेजरेट है वो अपर हाउस है, अपॉइंटेड बाय द रूलर्स ऑफ जर्मन स्टेट्स। तो ये जैसे हमारी राज्यसभा होती है वैसे ही अपर हाउस है। और रीचटेग लोअर हाउस है, जैसे हमारी लोकसभा होती है, इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल मेल सफ्रेज, तो लोगों द्वारा चुने गए थे। सो बंडेजरेट काउंट वीटो द रीचटेग, सो द पावर वॉज स्टिल विद द एम्परर एंड चांसलर। सो इस लाइन का अर्थ ये है कि जो ऊपर का सदन है, अपर हाउस है, उसके पास वीटो पावर है। अब वीटो आपको पता है कि ऐसी पावर है कि कोई भी कानून अगर पास नहीं करना तो वीटो यूज़ करके उसे बिल को कानून बनने से रोका जा सकता है। तो इसलिए ये पावर जो थी वो एम्परर यानी राजा और चांसलर के हाथ में थी। सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केसर विलियम सेकेंड सक्सीडेड ग्रैंडफादर विलियम फर्स्ट। तो इन्होंने 1890 में जो है बिस्मार्क को कहा, यानी जो केसर विलियम सेकेंड आए विलियम फर्स्ट के बाद, उनके जो है ग्रैंडसन, तो उन्होंने बिस्मार्क को कहा कि आप रिज़ाइन कर दें, और 1890 में बिस्मार्क ने रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किए। चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक स्कूल्स, और जिसमें पब्लिक स्कूल्स में आप देखें ओबीडियंस टू एम्परर, एम्परर का कहना मानना, देन रीडिंग, पढ़ने से ज़्यादा जो है राज्य भक्ति सिखाई जाती थी, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। फंडिंग टू कंटिन्यू द बिल्ड द ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, तो मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फंडिंग जो है की जाती थी। सो दैट्स ऑल फॉर
टुडे। और आप देख रहे हैं दिल से हिस्ट्री आप देख रहे थे। और कैसा लगा आपको जर्मन कन्फेडरेशन? थोड़े समय में मैंने कोशिश की कि मैं आपको जो है वो ये अच्छी तरह से सारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करवा सकूं। सो आई होप मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूँगा। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। और मुझे अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि मेरी जो है वीडियोज़ हैं वो बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो मैं ये आपसे एक तरह की एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने व्यूअर्स से कि शेयर करें अगर अच्छी लगती है तो। अगर नहीं लगती तो दैट्स इट विल बी ओके फॉर मी। मेरे लिए ठीक होगा ये। सो जैसा आपको लगे। सो तब तक अगले वीडियो में इंतज़ार करें, कुछ और नया लेके आएंगे। तब तक के लिए दिल से हिस्ट्री। धन्यवाद।